पारुल घर से भाग गई थी। बस फिर क्या था, गली मोहल्ले को तो हॉट टॉपिक मिल गया था बातें बनाने का। कल मोही कही कि किसी के बारे में नहीं सोचा, ना बेटे के बारे में ना ही घर के बारे में। अरे बहन, और तो और उम्र का लिहाज ना किया, 40 की उम्र में कांड कर गई। और भागी भी तो किसके साथ? ठेले वाला, जो कि मूंगफलियां बेचता था। भागना ही था तो फल बेचने वाले के साथ भागती। तब सभी औरतें हंसने लगीं। दूसरी तरफ पारुल की सास का रो रो के बुरा हाल था। करम जली ने ये क्या कर दिया, अपने मरे हुए पति के बारे में भी ना सोचा, नाक कटवा दी, हमें मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। तो अब बात करते हैं पारुल की। जी हाँ, मैं पारुल हूँ। सब मेरी ही बात कर रहे हैं। मैं भाग गई अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर। किसी ने नहीं जाना मेरे मन का हाल। बस बातें बनाई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने वही किया जो मेरे मन ने कहा। मुझे भी प्यार चाहिए। मेरे जिस्म को भी भूख लगती है। जिस्म की भूख तो फिर भी शांत हो जाती है, लेकिन मन की भूख का क्या करूं? 18 साल की उम्र में शादी कर दी गई। पूछना तो दूर, बताया भी नहीं गया। बस माँ ने कहा तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तेरे तो भाग खुल जाएंगे। बहुत खुश हो रही थी मैं। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अपने घर में तो कोई सपना पूरा नहीं कर पाई, पर अब सारे सपने पूरे करूंगी। शादी हो गई। पहली रात ही मुझे पता चल गया कि क्यों मेरे ससुराल वालों ने मुझ गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाया, जबकि मेरे पति अनिल के बाकी 2 बड़े भाइयों की शादी अमीर घर की लड़कियों से हुई थी। बस अनिल की शादी मुझ कम पढ़ी लिखी साधारण सी लड़की से कर दी। पहली रात को मेरे पति ने मुझको नहीं छुआ। उनको मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो कमरे में आए, ना ही मुझसे बात की, ना ही मेरी तरफ देखा। बस तकिया उठाया और सोफे पे सो गए। मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी नई नवेली दुल्हन के साथ नहीं हुआ होगा। मैं सोच रही थी कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। सारी रात मैं इंतज़ार करती रही, पर कुछ नहीं हुआ। एक नई नवेली दुल्हन के सारे सपने टूट गए। दूसरे दिन सुबह मैं उठी, चुपचाप सास के कमरे में चली गई। सास मेरी शक्ल देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। मैं रो पड़ी। सास सब कुछ समझ गई। मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब उनको सब पता है, फिर भी मुझसे शादी करवा दी। उनको क्या हक था कि किसी का जीवन बर्बाद करने का? शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चला कि वो नपुंसक नहीं, समलिंगी हैं। उन्हें स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का साथ पसंद है। जब मुझे ये पता लगा, मेरे होश उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक तो मैं संज्ञा शून्य हो गई थी। फिर किसी तरह अपने आप को संभाला। माँ जी को अपने बेटे के बारे में सब पता था। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी सारी नफरत, अपनी सारी ईगो छोड़कर अपने पति को अपनाने की कोशिश करूं। वो मुझे समझाने लगी कि मैं अगर कोशिश करूंगी तो हो सकता है मेरा पति मुझे वापस मिल जाए। मैं भी चाहती थी कि मैं एक सामान्य जीवन बिताऊं, जैसे घर के बाकी सदस्य एक साथ रहते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। अपनी कमी उसे पता थी, पर उन्होंने एक पति का फर्ज कभी भी नहीं निभाया। मैंने अपनी सास की बात मान ली और उन्हें प्यार करने और अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई। एक दिन तो मैं अपनी सारी लाज शर्म छोड़कर नग्न अवस्था में उनसे लिपट गई, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गए। मैं पूरी रात जल बिन मछली की तरह तड़पती रही। मैं जानती थी कि इसमें अनिल की कोई गलती नहीं थी। उसे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। उसने तो अपनी माँ से शादी के लिए मना भी किया था, पर माँ को लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अनिल ने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात आधी रात के समय मैंने एक अनजान आदमी को अनिल के कमरे से निकलते देखा। मैं समझ गई कि क्या हुआ होगा। मुझे घिन आने लगी थी अपने आप से।
मगर कुछ नहीं कर सकती थी। माँ के घर भी जा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ मेरी सुनता कौन। मेरी सास अक्सर मेरे मायके में महंगे तोहफे पैसे भिजवाती रहती थी। मेरे ससुराल वाले बड़े अमीर थे, उनका समाज में रुतबा था, फिर कैसे वो मुझे अपने घर से जाने देते। ऐसे ही शादी को 4 साल बीत गए। मैं रोज रात को बस करवटें बदलती रहती। शादी के 6 साल बाद मुझे बांझ घोषित कर दिया गया। हर कोई मुझसे पूछता, माँ कब बन रही हो। कोई अनिल से नहीं पूछता कि पिता कब बन रहे हो। इसका इलाज भी माँ जी ने ढूंढ लिया। मेरी जेठानी के बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। नाम के लिए बच्चा मेरा रहता अक्सर वो अपनी सगी माँ के पास ही था। मेरे मन से प्यार ममता दया मोह माया सब खत्म हो चुका था। अब मैं बेजान लाश सी बनती जा रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने बच्चे को अपनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन खून का रिश्ता प्यार के रिश्ते से मजबूत निकला। अब बस पैसे खर्च करना ही मेरा उद्देश्य था। मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था। अपने आप को भगवान की तरफ लगाने की भी कोशिश की। ऊपर से तो मैं पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो गई थी, पर मन का तूफान शांत ही नहीं हो रहा था। माँ जी अब खुश थी। उन्हें लगता था कि अब मेरी पीड़ा कम हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं अंदर से भटक रही थी और तड़प भी रही थी। हर रात अनिल के कमरे से किसी न किसी आदमी को निकलते हुए देखती। कभी कोई मजदूर, कभी ठेले वाला, कभी रिक्शे वाला, तो कभी जेंटलमैन आदमी भी। लेकिन इन सब से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अनिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह चल बसा। उसकी मौत की ना मुझे खुशी हुई ना दुख। बस लोगों को दिखाने के लिए रोने का नाटक किया, चूड़ियाँ तोड़ी। अब मैं आज़ादी महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने गौर किया कि मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की के सामने सड़क पर एक व्यक्ति मूंगफली का ठेला लगाता है। उसकी नज़र हमेशा मेरे कमरे में रहती है। जब भी मैं खिड़की के पास जाती हूँ, वो मुझे देखने लगता है। पहले मुझे अजीब लगता था, फिर मैं बार बार खिड़की पर जाने लगी। बस वो मुझे देखता था और मैं उसे। उसकी उम्र 35 से 40 के बीच थी। देखने में अच्छा लगता था, सर पर गमछा बांधता था। कुल मिलाकर ठीक लगता था। एक बार मैं बाजार गई थी, वहां से वापस लौट रही थी कि सामने उसका ठेला नजर आया। अनायास ही पैर उस तरफ उठ गए। अरे बहू जी, आप क्या लेना है? मैंने मूंगफली की तरफ इशारा किया। उसने मूंगफली तोली, लिफाफे में डाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। पता नहीं जानबूझकर या फिर गलती से उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गईं। एक सिहरन सी हुई। मैं आने लगी तो उसने पीछे से आवाज लगाई, बहुत गलत हुआ आपके साथ बहू जी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोला, मैं अनिल बाबूजी के बारे में सब जानता हूँ। मैंने बोला, क्या तुम भी? मैंने जानबूझकर वाक्य बीच में ही छोड़ दिया था। अरे नहीं नहीं बहू जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कई बार गलत लोगों को आपके घर जाते हुए देखा था। उस समय मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता था। उस वक्त मुझे लगा धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। घर आकर उस खिड़की के सामने सबसे पहले मैंने पर्दा किया और कई दिनों तक खिड़की नहीं खोली। कुछ दिनों बाद जब खिड़की खोली तो दिलीप को मेरी खिड़की की तरफ देखते हुए पाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बदले में मैं भी मुस्कुरा दी। उसने हाथ से इशारा किया कि सब ठीक है। मुझे लगा उसे मेरी कितनी फिक्र है। मेरे मन में हलचल पैदा हो गई। आज तक मुझसे किसी ने ऐसा नहीं पूछा था। मन के किसी कोने में कोई भावना जागृत हो रही थी, पता नहीं कैसे। पहले हम दोनों के इशारों में बातें शुरू हुई, फिर हम मिलने लगे और कब मैं उसकी बहू जी से पारो बन गई पता ही ना चला। मैं रोज़ उससे मिलती। घर में तो वैसे भी किसी को मेरी परवाह नहीं थी। माँ जी ने अपने अपराध बोध को कम करने के लिए ज़मीन और जेवर मेरे नाम किए हुए थे। अब उस पैसे को उड़ाने का समय आ गया था। मैं किसी न किसी बहाने रोज़ उससे मिलती। उसके पजामे की जगह जीन्स ने ले ली, बीड़ी की जगह सिगरेट और देसी दारू की जगह स्कॉच ने ले ली थी। उसका स्तर बढ़ रहा था
और मेरा नीचे गिर रहा था। समय बीत रहा था। घर में हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मेरे शरीर की भूख बढ़ती जा रही थी। जितना वो मुझे सुख देता उतना ही मैं उस पर पैसे न्यौछावर कर रही थी। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। मेरा शरीर भी मिल रहा था और मेरे पैसे भी। वो मुझ पर इस तरह हावी हो गया कि मुझे दुनिया में उसके सिवाय कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। माँ जी खुश थी कि उनकी बहू रोज 4-5 घंटे मंदिर में गुजारती है। घर के किसी सदस्य के पास मेरे लिए समय ही नहीं था। पर पता नहीं कैसे छोटी देवरानी को मुझ पर शक हो गया। वो मुझ पर नज़र रखने लगी। एक दिन उसने मेरा पीछा किया और उसे सब पता चल गया कि मैं रोज कहाँ जाती हूँ। बस उसने घर आकर सबको बता दिया। जैसे ही मैं घर वापस आई, पूरा परिवार मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। पापा जी ने तो सिर्फ गालियां दी, लेकिन छोटे देवर ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। माँ जी ने जी भर कर कोसा। पूरा घर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई हिकारत की वस्तु हूँ। अब मुझ पर पहरा रखा जाने लगा। मेरा फ़ोन छीन लिया गया। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मैं पागल हो रही थी। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर रोती। दिलीप ने भी अपना ठेला लगाना बंद कर दिया था। एक रात जब सब सो गए, मैं चुपके से सारे जेवर, ज़मीन जायदाद के कागज़ सब लेकर भागने में कामयाब रही। मैं सीधा शहर के बाहर एक होटल में पहुंची। वहां से फ़ोन करके मैंने दिलीप को वहीं बुला लिया। लेकिन वो मेरे भागने के निर्णय से खुश नहीं था। जब मैंने उसको रुपए पैसे दिखाए तो वह खुश हो गया। हम वहाँ से कहीं दूर चले गए और अपनी गृहस्थी शुरू की। हम दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे, लेकिन धीरे धीरे पैसे कम हो रहे थे। तब दिलीप को बड़ा बिजनेसमैन बनने का शौक हुआ। उसने मेरी जायदाद औने पौने दामों में बेच दी। अब उसकी नज़र मेरे जेवर और पैसों पे थी। मैं सब समझ रही थी, लेकिन मेरे उसके सिवा था ही कौन। अब उसका मन मुझसे भरने लगा था। उसे अब जवान जिस्म चाहिए था। वो हर समय मुझसे पैसे मांगता रहता, लेकिन भविष्य के बारे में सोच के मैं उसको देने से मना करती। इस पे वो मुझे मारता। मैं रोती बिलखती, लेकिन खून का घूंट पी के चुप रह जाती, क्योंकि यह राह मैंने खुद चुनी थी। प्यार करना गलत नहीं था, लेकिन किसी को अपना सर्वस्व सौंप देना गलत था। अब मैं रानी से नौकरानी बन चुकी थी। अब धीरे धीरे वो मुझसे सारे पैसे ले चुका था। मैं समझ चुकी थी मेरी सारी खुशियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब उसका मन मुझसे पूरी तरह से भर चुका था और अब वो चाहता था कि मैं उसकी दुनिया से चली जाऊं। पर मैं उसे छोड़कर कहाँ जाती, क्योंकि समाज के सारे दरवाजे तो मेरे लिए बंद हो चुके थे। एक दिन उसने मुझे बहुत मारा और जान से मार देने की धमकी दी। मैं डर गई थी। मैंने एक थैले में 2 जोड़ी चीथड़े डाले और निकल पड़ी। अब मैं गंगा मैया की शरण में हूँ। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की चप्पलें संभालती हूँ। मंदिर के पंडित खाने को दे देते हैं, कोई दानवीर कपड़े पहनने को दे देता है। बस अब सच में ईश्वर का नाम ले रही हूँ और अपने जीवन के अंत का इंतज़ार कर रही हूँ। बस इतनी सी ही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पारुल के जीवन की कहानी? आप पारुल जैसी लड़कियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? पारुल से कहाँ गलती हुई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या पता आपकी राय से पारुल जैसी और लड़कियों को कोई मदद मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।